नमस्कार दोस्तों, मैं नौकर सरकारी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी तो मैंने बताया था कि मेरी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, है ना? तो कहीं न कहीं मैंने बताया था कि 12th 2011 में करने के बाद में वहीं से सरकारी जॉब्स की तरफ मैंने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो क्या रहा था मेरा वो मोटिवेशन, क्या रही थी मेरी थिंकिंग और कैसे मैंने कदम आगे बढ़ाया था। कहीं न कहीं चीज़ें सही गई थी, काफ़ी हद तक आगे गया था मैं। एनडीए से मैंने शुरुआत की थी अपने करियर की। और भाई एक स्ट्रगलिंग फ़ेज़ था। साढ़े 16 से हम मतलब साढ़े 16 की एज से कोई इंडिविजुअल एनडीए का टेस्ट देना शुरू कर सकता है, साढ़े 18 तक। यानी कि और एक साल में 2 बार, तो मैक्सिमम 5 चांस जो है दे सकता है। मैंने 5 के 5 चांसेस दिए और पाँचों में ही ऐसा हुआ कि रिटन में क्वालिफाई कर पा रहा था, क्योंकि मुझे पता था मेरी स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग या मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और जो वीक पॉइंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग मुझे पता था कि मैं क्या-क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? तो उस हिसाब से रिटन जो है मैं क्वालिफ़ाई कर पा रहा था, ठीक है? तो बात फँस रही थी हर बार जाके एसएसबी में, ठीक है? पहली 2 एसएसबीज़ जो थीं दोनों ही इलाहाबाद की थीं, दोनों ही काफ़ी अच्छी थी। और 400 से ज़्यादा लोगों ने दोनों में ही कहीं न कहीं रिपोर्ट किया था। और उसके बाद में स्क्रीनिंग पास हुआ था मैं, और फिर आगे कहीं न कहीं लास्ट डे में मैं निकल गया था। तो भाई एसएसबी मैंने बताया था कि एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता, कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि आप किस पॉइंट पे जाके बाहर आ रहे हो, ठीक है? क्या आपका वीक पॉइंट जा रहा है। तो कुल मिला के आगे भी जो मैंने एनडीए दिए तो उसमें भी सीन कुछ ऐसा ही रहा कि मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं-कहीं तो मैं स्क्रीनिंग भी आउट हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं हर बार स्क्रीनिंग पास हो रहा था। तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यार मैं स्क्रीनिंग इन हर बार हुआ, क्योंकि एसएसबी इज़ टोटली अनप्रेडिक्टेबल, है ना? तो कई बार कई सारे सिचुएशंस ऐसे पड़ जाते हैं कि हम चीज़ों को नहीं समझ पाते, या जो ग्रुप होता है उसमें भाई एक से एक धुरंधर बैठे होते हैं। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं और एग्जैक्टली ये भी समझ में नहीं आता कि क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो हमें जो देख रहे होते हैं वो क्या देखना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक। तो कुल मिला के अच्छा हाँ, पिछली वीडियो में मैंने कुछ जो टेस्ट के बारे में बताया था। तो जो स्क्रीनिंग के टाइम पे टेस्ट होता है उसको पीपीडीटी बोलते हैं, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। और जो मैं पिक्चर परसेप्शन टेस्ट जो मैं बता रहा था, जो स्क्रीनिंग इन के बाद में जो साइकोलॉजिकल टेस्ट बताए थे उनमें से उसका नाम होता है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ठीक है? वो 4 टेस्ट होते हैं साइकोलॉजी में। तो उनमें से जो वो था, जो 12 पिक्चर्स आने वाले थे और हमें स्टोरी राइटिंग करनी थी, वो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है, और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, और सेल्फ डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है? तो मैंने 5 एनडीए दिए भाई, रिटन क्वालीफाई, बट सिलेक्शन नहीं हुआ। बट मेरा डेडिकेशन मतलब ये था कि नहीं यार, करना है, करना है, करना है, करना है। तो अ, मैंने टेक्निकल एंट्री स्कीम, एक और एंट्री का तरीका होता है इंडियन आर्मी के लिए, खासकर खासकर नहीं, इंडियन आर्मी के लिए ही होता है। तो उसमें भी 16.5 से हम अप्लाई कर सकते हैं, वो 19 तक होता है। मतलब उसमें हम टोटल 6 चांस दे सकते हैं, ठीक है? एनडीए 16.5 से 18.5, 5 चांस एक साल में 2 बार होता है इसलिए। और टेक्निकल एंट्री स्कीम जो रहती है वो 16.5 से 19, उसमें 6 चांसेस रहते हैं, ठीक है? 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, ठीक। तो वो भी मैंने कहीं ना कहीं दिया। उसमें रिटन टेस्ट नहीं होता, उसमें जो है डायरेक्टली कट ऑफ बनती है। और अगर आपके 12th में कट ऑफ से ऊपर के मार्क्स हैं तो आप उसमें डायरेक्टली एसएसबी के लिए अपियर करते हो। तो उसकी भी लगभग शायद मैंने 5 एसएसबीज अटेम्प्ट की, और छठे में मैंने कट ऑफ क्लियर कर रखा था, बट मैं एसएसबी देने गया नहीं। मतलब
वो होता है कि बैक टू बैक वो एक लगातार जो फेलियर होने लगा था, वो चीज़ें कहीं न कहीं डिमोटिवेशन क्रिएट कर रही थी। इतनी मैच्योरिटी नहीं थी लाइफ में। तो शायद अच्छा भी था कि मैच्योरिटी नहीं थी, क्योंकि मैच्योरिटी होती तो शायद बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाते, डिमोटिवेट हो जाते। तो इनिशियली बुरा लगता था, बाद में वो रोना धोना भी ख़त्म हो गया। एक या दो ही बार शुरू में मैं रोया था। तो बट हाँ, डिमोटिवेशन तो होता है, क्योंकि हम लगातार एक चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, और मेरे अंदर ये था कि नहीं यार, कब तक नहीं होगा, मैं करके रहूँगा इस टाइप से। तो हुआ क्या, जब मैं 12th कर चुका था और पहला एनडीए ट्राई किया था, तो कॉलेज वॉलेज मैंने किया नहीं था। मुझे ये था कि मेरा हो जाएगा, तो 1 साल का मेरा गैप हो लिया था। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि भाई ऐसा है कि ये तो ठीक नहीं है, अब कॉलेज कुछ तो कर ही लेते हैं। तो बीएससी में एडमिशन ले लिया था मैंने, और मैंने अपना इधर एनडीए टीईएस वगैरह ट्राई करता रहा, और उधर मेरी ग्रेजुएशन हो गई, इधर से कुछ नहीं हुआ। तो ये एक दौर ऐसा था कि भाई हार का सामना करना पड़ रहा था मुझे लगातार। उसके बाद जब ग्रेजुएशन हो गई और एनडीए वाली एज मेरी ख़त्म हो गई, तो मैंने कहा यार जाना तो है, चलो सीडीएस ट्राई करते हैं। ठीक है, वो भी एक यूपीएससी की, वो क्या होता है, वो ग्रेजुएशन के बाद ट्राई की जाती है, उसकी एज लिमिट्स वगैरह अलग होते हैं। तो सीडीएस के लिए ट्राई किया भाई, पहला जो है फॉर्म भरा। और सीडीएस में एक बेसिक डिफरेंस होता है एनडीए के टेस्ट से, कि एनडीए में 2 एग्ज़ाम रहते थे, मैथ्स का, और दूसरा रहता था इंग्लिश प्लस जीएस। और सीडीएस में क्या होता है, मैथ्स का, इंग्लिश का और जीएस का, टोटल मतलब 3 एग्ज़ाम रहते हैं। ठीक है, और मैथ्स जो है वो ऑप्शनल रहता है, मतलब जो लोग सीडीएस से ओटीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें मैथ्स का नहीं देना रहता, उन्हें बस इंग्लिश और जीएस देना रहता है। तो ओटीए के लिए तो इतना नहीं, मुझे ये था कि नहीं यार, आर्मी एयरफोर्स का है, वहाँ उधर करना है कुछ। तो मुझे मैथ्स वगैरह, मुझे ओवरऑल तीनों एग्ज़ाम देने थे। तो जो एक एग्ज़ाम मैंने दिया और मुझे समझ में आया कि भाई जीएस का पेपर यहाँ पे अलग है और लेवल बहुत ज़्यादा ही है, और मैं उसमें क्रैक नहीं कर पाया। तो भाई अपनी गलतियों से सीखना। अब देखो क्या होता है ना, मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है कि हमें क्या चीज़ हमें पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि यार हमारा क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, और उसके अकॉर्डिंग हम उस एग्ज़ाम के लिए क्या मतलब अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं। जैसे एनडीए का मुझे पता था कि जीएस जो है वो इंग्लिश के साथ में है, तो मैं उसको कर पाऊंगा, और मैं कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने देखा कि यार जो है मैथ्स, इंग्लिश और जीएस तीन अलग अलग पार्ट्स में है, और यहाँ पे जो जीएस है मुझे वो थोड़ा सा मतलब समझ सकते हो, यूपीएससी की जीएस। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं था कि मैं उसे कर नहीं सकता था, बट मैच्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं यार, इतना कोई गाइडेंस वाला नहीं था। कोचिंग वगैरह मैंने इसके लिए एनडीए सीडीएस वगैरह के लिए कभी ज्वाइन नहीं की थी। तो खुद से ही मैं कर रहा था थोड़ा बहुत, बस ऐसे। अच्छा, घर में भी हम बहुत ज़्यादा गाइडेंस ले नहीं सकते यार, है ना। ऐसा होता है कि हम अपने घर वालों से गाइडेंस नहीं ले सकते, इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बट मतलब वो, क्योंकि गाइडेंस में हाँ कहीं न कहीं एक पर्सनल अटैचमेंट आने लगता है, तो ऐसा लगता है कि यार कितना क्या बार-बार पूछें, क्या बार-बार तंग करें, तो वो चीज़ नहीं। वो अगर एक प्रोफ़ेशनल से हम किसी से अलग से लें, जो हमारे घर में नहीं होना चाहिए, तो उससे हम ले सकते थे। बट ऐसा कुछ था नहीं, मेरे पास कोई था नहीं उस टाइम पे। तो मतलब मुझे लगा कि यार क्या है, मैं सीडीएस भी नहीं करूँगा यार, मैं दूंगा ही नहीं। मतलब मैंने वहाँ पे प्लान अपना ड्रॉप कर दिया। ग्रेजुएशन हो रखी थी, एक मैंने आईबीपीएस का क्लर्क का एग्ज़ाम भी मैंने फॉर्म भरा, और उसमें भी कहीं न कहीं जीए को देख के, क्योंकि बैंकिंग में ये रहता था कि आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। ठीक है, आपको ओवरऑल के साथ-साथ आपको सेक्शनल, मतलब हर सब्जेक्ट में आपको पास होना चाहिए। तो भाई वहाँ पे मुझे वहाँ पे भी सेम चीज़ दिखी कि यार ये जीए है। अच्छा, यार ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हम करें, करना चाहें और वो हो नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है, इरादा होना चाहिए, और मेरे अंदर शायद उस टाइम इरादा ही नहीं था। मतलब यार ग्रेजुएशन चल रही थी और सारा कुछ था, ग्रेजुएशन हो गई थी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया था। तो मतलब और थोड़ा बहुत जैसे-जैसे हम बढ़ते हैं ना, तो थोड़ा माइंड मतलब ऐसे सोशलाइज़ होता है, तो कई सारी चीज़ें रहती हैं। तो
वो सारी कहीं न कहीं मुझे ऐसा आज अगर मैं सोचता हूँ एज़ अ मैच्योर माइंड, तो मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं बाधा बन रही थी, जो मुझे मतलब उस तरफ जाने ही नहीं दे रही थी कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ और मैं तैयारी करता हूँ, ठीक है? मुझे बस इतना था, हाँ, इतनी समझ थी कि भाई ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है और ये वीकनेस मुझे पीछे खींच रही है, ठीक है? तो एनडीए हो गया, टीईएस हो गया, सीडीएस का एक एग्ज़ाम दिया और वहाँ समझ में आ गया, आईबीपीएस क्लर्क का एक एग्ज़ाम दिया और वहाँ भी समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा फिर मैंने एफकेट के एग्ज़ाम्स दिए। एफकेट में भी ऐसा कुछ जीएस का अलग से नहीं होता था, तो भाई वो एग्ज़ाम भी मुझे समझ में आ गया, ये भी मैं कर सकता हूँ, है ना। जहाँ जीएस अलग से एक पार्टीशन अपना एक वैल्यू लेके आ जाती थी, जीए जीएस, तो वो मुझे कहीं ना कहीं पीछे कर देता था। तो एफकेट का दिया, एफकेट के जितने रिटन दिए मैंने सारे रिटन क्वालिफाई किए, 4 से 5 रिटन मैंने दिए थे, सबकी एसएसबीज दी। कुछ में स्क्रीनिंग इन हुआ, कॉन्फ्रेंस आउट जो 5वें दिन रहता है, तो 5वें दिन कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, तो कॉन्फ्रेंस आउट होता है, ठीक है, और स्क्रीन आउट भी हुआ। तो कुल मिला के वो जो एसएसबी थी भाई, वो जो है वो मेरे लिए नहीं बनी थी, या हो सकता है मैं फोर्स के लिए नहीं बना था, मैं बना था सरकारी नौकर बनने के लिए, है ना, वो ऊपर लेवल का बढ़िया। तो एक ग्रुप ए का अधिकारी जो बनने की ख्वाहिश थी, वो धीरे धीरे फेड सी हो रही थी, और कोई कोचिंग नहीं की, कोई ऐसा कुछ नहीं था, बस खुद से मतलब अपने हिसाब से ही चल रहा था। तो एसएससी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, मेरे फ्रेंड्स वगैरह तैयारी कर रहे थे, तो फॉर्म वगैरह भी वही भर रहे थे। तो 2017 में जब मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी हुई, उसके बाद मेरे एक फ्रेंड ने मेरा फॉर्म भर दिया था, ठीक है। तो 2017 में पीजी किया मैंने, उसके बाद में मेरा फ्रेंड ने फॉर्म भरवा दिया था। फिर सीजीएल 2017 की कहानी, उसकी जर्नी मेरी शुरू हुई थी, तो वो जर्नी मैंने आपसे शेयर कर रखी है अपनी ऑलरेडी, कि उसमें क्या क्या हुआ था, एग्ज़ाम कैसे कैसे हुआ था। फिर हालांकि उसमें भी मैंने आपको बताया, मतलब टाइम, मतलब हार देख रहे हो कैसे कैसे था। अच्छा हाँ, एक एक एग्ज़ाम मैंने कोई सा और दिया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो कोस्ट गार्ड का कुछ था। तो कोस्ट गार्ड, उसमें भी एसएसबी थी, ठीक है। मुझे नहीं याद उसमें रिटन था कि नहीं था, बट मुझे इतना याद है कि मैं एसएसबी देने गया था। और कोस्ट गार्ड की जो एसएसबी रहती है, वो नोएडा में सेंटर था, नोएडा में हमें बुलाया गया था। तो वो जो कोस्ट गार्ड के ऑफिस नोएडा में है, उन्हीं लोगों ने, मतलब वही उसी में सब कुछ होना था। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं नहीं हुआ भाई। तो समझ सकते हो, इतने सारे एग्ज़ाम्स में फेलियर देखा मैंने, तो जर्नी बहुत बड़ी रही है भाई। 2011 से शुरू होने के बाद में कितने एग्ज़ाम्स मैंने दिए, जहाँ मैं काफ़ी आगे तक पहुँचा और मैं रह गया अल्टीमेटली। तो ये 2017 की बात है, जब मैं सीजीएल दे चुका था, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा हो चुका था, सीजीएल टियर 1 दे चुका था, और मैं कोस्ट गार्ड की जो है एसएसबी दे के, और वहाँ से भी रिजेक्ट होके लौट रहा था, ठीक है। वहाँ पे वो फेल या पास नहीं करते, वो रिजेक्ट करते हैं या चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो मैं वहाँ से रिजेक्ट होके लौट रहा था, बस में था, और भाई बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, मतलब अल्टीमेट, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार फोर्स के लिए मैं बना ही नहीं हो गया, मतलब एयरफोर्स से आर्मी पे आ गया, चलो फ्लाइट नहीं उड़ाऊंगा तो चलो यूनिफॉर्म जॉब, एक मतलब आर्मी एक बहुत बड़ी चीज़ है, नेवी मिल जाए। हालांकि नेवी के बारे में जो माइंड सेट था उस टाइम पे, वो एक अलग लेवल का था, ऐसा लग, मतलब कहीं ना कहीं देखो, इच्छा होती है कि जाना है नहीं जाना है वाली चीज़ होती है, तो नेवी के लिए इतना नहीं था। बट हाँ, अगर मिलता तो ऑफ कोर्स जाते, मतलब कहीं ना कहीं वो फोर्स वाली चीज़ें थी। तो वो भी नहीं, फिर इसका पता चला कोस्ट गार्ड का, तो कोस्ट गार्ड ने भी निकाल दिया भाई बाहर, कि नहीं यार आप रहने दो।
और गलती से एक बैंकिंग का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी समझ में आया, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भरा पड़ा था कि यार क्या है ये, क्या लाइफ है ना? इतने सारे रिजेक्शंस। तो इतने सारे रिजेक्शंस के बीच में टियर 1 दिया था, उसका रिजल्ट नहीं आया था, तो मतलब और उसके लिए उतनी सीरियसनेस नहीं थी। मतलब मेरा सपना तो वही वही था ना, आर्मी और एयरफोर्स वगैरह टाइप में, तो उतनी सीरियसनेस थी नहीं। तो बस ये फ्रस्ट्रेशन था, और सीजीएल के बारे में तो माइंड में था भी नहीं कि मैंने टियर 1 दिया है। बस ये था जब रिजल्ट आएगा तब देख लेंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, है ना? तो वही टाइम था जब मैंने जब लौट रहा था मैं कोस्ट गार्ड की एसएसबी से, तो मैंने एक ऑनलाइन जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन, मतलब मैं ऐसे ही बस फ़ोन में देख रहा था कि यार कोई सी जॉब लग जाए। मतलब फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, और किसी से बात मतलब नहीं करते एक टाइम के बाद, जब ऐसे रिजेक्शंस या फेलियर्स दिखते हैं सामने, तो किसी से बात करने का मन नहीं होता। मतलब आपका अपने से अपना हो, गहरा दोस्त हो, कोई भी हो, मन ही नहीं करता है। तो ऐसे ही कुछ था बस। तो वहीं से लौट रहे थे, और उसी टाइम पे बस मैं देखा कि हाँ यार, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक एप्लीकेशन फॉर्म है, जो मैंने अपनी पिछली स्टोरी में बताया था। तो फॉर्म फिल किया, इंटरव्यू दिया, लगभग 6 महीने तक कोई रेस्पॉन्स नहीं था। फिर एक सडन कॉल आया कि आपको मेन ऑफिस में, मेन ब्रांच में आके फर्दर इंटरव्यू और जो भी प्रोसीजर रहता है वो करना है। उसमें फाइनली सिलेक्ट हुए और नागपुर गए, और इसी बीच में सीजीएल टीयर 2 भी दे दिया 2017 का, कोर्ट केस भी हो लिया। फिर वो सारी चीज़ें चलती रही। तो ये स्टोरी यहाँ से शुरू हुई। मतलब सक्सेस का जो पहला कदम जो मैंने रखा, मतलब इतने फेलियर्स के बाद, वो सीजीएल 17 में। हालांकि उसका भी ऐसा था कि जब मैंने प्री और मेंस दिया था, टीयर 1 टीयर 2 दिया था, तो मेरे घर पे बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा कुछ मैंने बताया नहीं था। और मेरे अंदर यही था कि जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक नहीं बताना है यार, क्या है, इतने सारे फेलियर्स तो देख लिए है ना? तो भाई कोचिंग की नहीं, खुद के बस माइंड सेट के हिसाब से चीज़ें की, बस लगा रहा। ठीक है। तो एक चीज़ समझ में आई कि डेडिकेशन चाहिए। ठीक है। और जो चीज़ है जहाँ पे मैं कहीं ना कहीं निकल रहा था, मैं आज भी मानता हूँ कि अगर मैं डेडिकेशन देता, अगर मैं सेल्फ ऑब्जर्वेंस मेरी उस टाइम पे होती, मैं खुद को ऑब्जर्व करता, तो मैं डेफिनेटली अपने कुछ पॉइंट्स ढूंढ पाता जो मुझे एसएसबी में सेलेक्ट होने से रोक रहे थे, और मैं कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाता। तो फिलहाल इस वीडियो को यही रोकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक जर्नी की जो शुरुआत थी, और वो ब्लॉक, मतलब पिछली वीडियो में जो एक छोटा सा पार्ट मैंने बताया था लंबी सी वीडियो में, तो वो एक, और दूसरा पार्ट सीजीएल 17 वाला, तो इसके बीच का जो गैप था, इसमें मैंने क्या क्या किया, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं रह गई थी जो बतानी थी। इसके अलावा एक और पार्ट था सीजीएल 17 की ही जर्नी के दौरान जो आया था, जो कुछ एक दो एग्ज़ाम्स मैंने दिए थे जिनमें सिलेक्शन हुआ भी था, उसकी भी बात करते हैं, अगली वीडियो में करते हैं। थोड़ा तबीयत सही सी नहीं लग रही है, और ऐसा ही है बस। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींचते, पहले भी वीडियोस लंबी हो रही हैं। तो तब तक के लिए मुझसे जुड़े रहिए, लाइक करिए वीडियोस को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर कर लीजिए मेरी वीडियोस को दूसरे दोस्तों के साथ में, जिनको ज़रूरत है मोटिवेशन की, स्ट्रेटजी की, गाइडेंस की, सपोर्ट की, एक मोरल सपोर्ट, एक आपसे जुड़ा हुआ बंदा, आपके साथ में रहने वाला बंदा, जिसने खुद से सोच के, खुद से अपने आप चीज़ें अपनी ऑब्जर्व करके और कुछ करने की कोशिश की। तो आपको चाहिए गाइडेंस, आपको चाहिए हेल्प, तो बिल्कुल कोशिश करूँगा आपके काम आ पाऊँ। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे से। फिर से एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।